यदि आप कंफर्टेबल हो तो आप आमंत्रित हैं। हाँ, ओके। ओके। जी, प्लीज गो अहेड। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। हाय लकी भाई। परमेश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मार्गदर्शन, आज के दिन शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ थाने का मेंबर है, स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक ही तत्वों पर आधारित जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ और उसकी रजा में एक एक दिन के हिसाब से मजे से कट रही है दोस्तों। मैं समूह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये सेवा का मौका दिया। आप सभी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोग लिटरेचर के डिस्कशन में रस पाते हैं। आमतौर पे रिकवरी में आया हुआ शराबी अपने स्वार्थ को छुपा नहीं पाता है और अपना स्वार्थ इतना ही होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी सिखा दो। मेरी रिकवरी तो भौतिक चीजों में करनी है, मैंने ढेर सारे पैसे कमाने हैं, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने मकान बनवाने हैं, मैंने बिजनेस बनाने हैं। बस तुम थोड़ा सा मेरे को इस मिजाज से छुटकारा दिलाओ, बाकी मैं खुद ही कर लूंगा। लेकिन आप लोग बिग बुक की मीटिंग्स में डिस्कस करते हुए अगर आगे चलकर 12/12 पे कुछ चर्चा करेंगे, कुछ अनुभव देखेंगे, तो मैं लगभग 30 सालों से अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ रहा हूँ। ये 13 दिसंबर 2025 को मुझे 30 साल पूरे हो जाएंगे। और इन 30 सालों के दौरान मैंने अपने आप में बहुत रंग देखे हैं। मैंने अपने विचारों को बहुत झूलता हुआ देखा है, आस्थाओं को बदलता हुआ देखा है। जहां विश्वास नहीं था, वहां पे आत्मविश्वास को जागते हुए देखा है, महसूस किया है। अपने आप सवालों को कम होता हुआ और फिर ओझल होता हुआ देखा है। कई मायनों कई मायनों में मुक्तता की ऐसी ऐसी भेंट मिली है कि ऐसे लगता ही नहीं कि कभी वो चीजें मुझे तकलीफ देती थी या मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सवाल बन के मेरे सामने खड़ी थी, जो मेरे जीवन के आड़े आ रही थी। मैंने खुद ऐसे काम खुद से होते हुए देखे हैं जिनकी कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। व्यक्तिगत रूप से इज्जत, सम्मान, आदर, लेकिन जब मैं औरों का विश्वास मुझ पे देखने लगता हूँ और महसूस करता हूँ उस जिम्मेदारी को, तो कई बार मन डर जाता है। वो तो इंसान ही ना। शराबियत से जान बचाते बचाते कुछ तत्व क्या मेरे हाथ पे लग गए कि उन तत्वों पे विश्वास ने
एक नए प्रकार का सिलसिला चालू कर दिया। मेरा एक दोस्त बोलता है आज भी, दिखता तो तू लकी है, लेकिन तेरे अंदर लकी नहीं कोई और बात करता है। और ये सारा का सारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इन तत्वों के आधार पे ही हुआ है दोस्तों। आप 12/12 और उसके पहले बिग बुक कर चुके हैं, ये बहुत खुशी की बात महसूस हो रही है मुझे। कि जब मैं इनमें आया था, तो मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी उस वक्त की परिस्थिति बताता हूँ, फिर थोड़ा सा हम बिग बुक के इतिहास के बारे में जानेंगे कि बिल को बिग बुक लिखने के बाद जहाँ पे 12 कदम लिखे हुए थे, लेकिन फिर से उन 12 कदमों को विस्तृत करने की, उन पे निबंध लिखने की क्या जरूरत पड़ी, थोड़ा सा ट्रेडिशन। और आज कोशिश करेंगे कि हम ये जो 12 कदमों का विस्तार किया है बिल ने 12/12 में, उनको समझते हुए कि वो कैसे मुझे मार्गदर्शक बनते हैं, कैसे वो विस्तार मुझे बहुत सारे अंधेरे कोनों में, कैसे मुझे वो हर कदम का दायरा बढ़ाते हुए नजर आता है, उस पे करेंगे। कुछ मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव हर कदम के बारे में बात करूंगा, और कोशिश करेंगे कि जिस रिकवरी की, जिस विश्वास की, जिस आस्था और श्रद्धा की प्राप्ति हम सभी को इसी मार्ग से हुई है, उस मार्ग पे अपनी श्रद्धा का पुनः निर्माण करें, विश्वास की पुनः प्राप्ति करें। मैं किसी संत का एक डिस्क्लोजर सुन रहा था अभी रिसेंटली, तो वो बता रहा था कि कैसे अलग अलग मार्गों से, अलग अलग इंद्रियों के द्वारा अनुभूति प्राप्त होती है। और वो धर्मों की बात कर रहा था कि किसी धर्म में जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे टेस्ट, जैसे स्मेल, जैसे सुनना, जैसे जैसे बोलना, वाणी, जैसे हम स्किन पे फील करते हैं, ये पांचों इंद्रियां जो हम कहते हैं, और उसमें जो कीर्तन और शब्द के मार्ग से जिनको अनुभूति मिलती है, वो वो सुनने बोलने वाली इंद्रियां हैं, जो कि हवा से चलती हैं। और हम अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लोग अपने अनुभव, ताकत और आशा, अपने शेयरिंग के द्वारा, अपने अनुभव कथन के द्वारा, यानी कि बोलने और सुनने के इस क्रिया से हम उस आध्यात्मिक प्रगति को प्राप्त करते हैं। कई शायद गंगा नहाने की क्रिया, अब नहाने की क्रिया स्पर्श की क्रिया, फील की क्रिया है, वो फील में जाते हैं ज्यादा। कई टेस्ट की क्रिया से, यानी कि टेस्ट छोड़ने की क्रिया से आध्यात्मिक अनुभव लेने की बात करते हैं। जैसे हमारे जैन मुनि हैं सारे, वो खाना बिल्कुल बिना टेस्ट का खाते हैं, बस सिर्फ सिर्फ मिला दिया जाए और भले 16 अंगुली खाना खा के जल पी लेना है बस। ना तो मीठे की बात करनी है, ना तीखे की बात करनी है। इंद्री को वंचित करते हुए वो मोक्ष की प्राप्ति की तरफ चलते हैं। और हम जो सबसे ज्यादा इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, वो बोलना और सुनना। और देखो ना कितना असरकारक हुआ है ये। आज सारे विश्व में इस महाबीमारी अल्कोहलिज्म से जूझते हुए, भले हम चंद ही सही, लेकिन थोड़े थोड़े करते हुए 180 देशों में लाखों लोग, और 1935 से अगर हम गिनती करते जाएं तो कई करोड़ लोग। और अगर ऐसा सोचे कि एक आदमी के आसपास अगर 5-7 आदमियों को भी राहत मिलती है, 5-7 आदमियों को भी
जीने का उद्देश्य मिलता है या जीना संभव होता है, यानी कि उनका मरना रुक जाता है, तो एक बहुत ही मानव जाति के इतिहास में एक बहुत बड़े चमत्कारिक अनुभव की बात कर रहे हैं। 2025 चल रहा है साल आज का, तो एक बहुत बड़े चमत्कार की बात कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना अनुभव स्टेप 1 2 3 पे बात करना चाहूंगा पहले, और फिर हम बिग बुक और उस विस्तार में जाएंगे। मैं भाटिया जनरल हॉस्पिटल में एडमिट था। मेरी माँ मेरे साथ आई थी, लाइन लगा के पर्ची भरी थी और मुझे एडमिट करा के वो चली गई थी। सुबह का वक्त था और वहाँ एक प्रख्यात डॉक्टर के पास हम गए थे। तो उसने पूछा तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, तो मैंने कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने जनरल हॉस्पिटल में जाने को बोला। मैं वहां पे एडमिट हो गया। 2 दिन 3 दिन दवाइयां देते रहे, डिटॉक्स करते रहे। मैंने उस डॉक्टर को बोला था मैं आपके पास वो इंजेक्शन लेने आया हूँ, आप मुझे ऐसा इंजेक्शन दे दीजिए कि इंजेक्शन लगने के बाद अगर मैं पीऊं तो मर जाऊं। वो डॉक्टर ने मुझे मुंह पे ना तो नहीं बोला था, लेकिन उसने ये कहा तुम पहले एडमिट हो जाओ। सुबह 8 बजे की अपॉइंटमेंट थी और मैं 2 क्वार्टर पी के गया था। चौथा दिन था। मैं बेसब्री से कुछ ऐसी चीज का इंतजार कर रहा था, क्योंकि मन मान नहीं रहा था। विड्रॉल्स हो रहे थे। बाहर जाऊंगा पीऊंगा, और पीऊंगा तो मरूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता है, मैं कभी रुक नहीं सकता हूँ। पीते पीते मरना ये मेरी किस्मत का भाग हो गया है। जैसे मेरा भाई मरा था, मेरा बड़ा भाई भी लगभग 27 28 साल की उम्र में अकाली मृत्यु का शिकार हुआ था, और वही सब मेरे आंखों के सामने घूम रहे थे। मेरे भी कई हॉस्पिटलाइजेशन हो चुके थे, शादी हो चुकी थी, 3 बच्चे हो चुके थे। एक फैक्ट्री में ताजा ताजा 1995 के जुलाई महीने में ही छोड़ के आ गया था, बेच के आ गया था। चौथे दिन शाम को मेरे पास एक अजनबी इंसान आके बैठा और उसने कहा मुझसे आपसे कुछ बात करनी है। कहा बोलिए। और उसने अपनी कहानी शुरू की। वो एक ए का मेंबर था, निकी डी उसका नाम, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। उसने अपनी कहानी बताई, मेरे जैसी थी। बहुत सारी चीजें, शराब के प्रति प्रेम और शराब पीने के लिए कुछ भी करने की तैयारी, ये बड़ी मिलती जुलती थी। हालांकि मेरे से उम्र में काफी बड़ा था, वो मेरे धर्म का भी नहीं था। मैं सिख था, वो क्रिश्चियन था। लेकिन अच्छे कपड़े पहने हुए सलीके से काम की बात कर रहा था। अपनी शेयरिंग खत्म करने के बाद उसने मुझसे पूछा क्या तुम शराब से दूर रहना चाहते हो। मैंने कहा मैं चाहता तो हूं, लेकिन मुझसे होता नहीं है। उसने मुझसे कहा कोई बात नहीं, हम में से किसी को भी संभव नहीं लगा था। आपकी जो शराब से दूर रहने की इच्छा है ना, ये महत्वपूर्ण है, इसको बरकरार रखिए। कल सुबह मीटिंग है, मैं आपको मीटिंग में मिलूंगा। बोल के जाने लगा। जाते जाते दरवाजे पे थोड़ा रुका, मुड़ा, मुझसे पूछता है लकी सिंह, तुम एक समझदार होशियार सिख लगते हो। एक बात को सोचिए कि आप क्या बनना चाहते थे और क्या हो गया। और इतना बोल के वो चला गया। उसके वो आखिरी के शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे, मैं क्या बनना चाहता था और क्या हो गया। और मैं अपने बचपन में चला गया। क्या बनना चाहता था मैं बचपन में?
मेरा घर डिस्टर्ब था, अल्कोहलिक फैमिली थी। बड़ा भाई मेरे से दुगनी उम्र का पी रहा था। 6-7 साल की उम्र में मुझे याद है मैं उसकी बोतलें तोड़ देता था, उसके खीसे में से पैसे निकाल के माँ को दे देता था। वो अगर पी के कहीं गिर जाता था देख के आता था और दौड़ के माँ को बताता था, कत्तू गिरा है वहां पे। शराब से नफरत करता था, क्योंकि जब मेरा बड़ा भाई ठीक होता था तो मुझे वो घुमाने ले जाता था साइकिल पे बिठा के, आइसक्रीम भी खिलाता था, पिक्चरें भी दिखाता था। रोड पे कहीं पिक्चर लगती थी, हम लोग तीनों भाई बहन चले जाते थे। बहुत अच्छा फन भाई था वो मेरा। लेकिन जब पी लेता था तो बस वो गिरता पड़ता ही रहता था, उसके कारण घर में झगड़े होते थे। मुझे बड़ी शर्म आती थी, बाकी लोगों से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि लोग उसके बारे में मुझसे पूछते थे। और मन ही मन मैंने ठान लिया था कि जिंदगी में कभी शराब नहीं पीऊंगा। नफरत करता था मैं। उस नफरत ने मेरे एम्बिशंस में शराब कभी नहीं पीऊंगा ये डाल दिया, ऐसा कभी नहीं बनूंगा ये डाल दिया। क्योंकि हम शराबियों का घर था, इसके लिए समाज में उतनी इज्जत नहीं थी। लोगों की नजरें और बात करने का ढंग अलग था। तो मेरा ध्येय बना कि समाज में प्रमुख बनूंगा। हमारी वर्कशॉप होने के बावजूद हमारे पास कोई वर्कर नहीं थे। तो एक एक क्या, 4 वर्कशॉप बनाऊंगा, 4 कंपनियां बनाऊंगा। इस प्रकार से जो जो चीजों का अभाव था, वो चीजें मैं अपने अंदर अपने आप को पाता हुआ देख रहा था। और मुझे वहां जाना था, मुझे वो बनना था। अपनी बहनों की शादियां करनी थी मैंने। हम 5 भाई बहन थे, मैं सबसे छोटा। 2 भाई और 3 बहनें। और उसी प्रकार से मेरा सिलसिला शुरू हुआ। शराबीपन के कारण घर की हालत इतनी खस्ता हो गई, 12 बरस की उम्र में मुझे स्कूल छोड़ के पिताजी ने काम पे लगा दिया वर्कशॉप में। स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, उससे ज्यादा काम करने के लिए आदमियों की जरूरत है। बड़ा वाला कुछ करता नहीं है, चोरियां करता है। तो छोटे वाले को कुछ सिखा दूं मैं। कारीगर खानदान से हूं, जहाँ पे पढ़ने लिखने पे ज्यादा विश्वास था नहीं। हालांकि मेरे पिताजी भी 4th क्लास ही पढ़े हुए थे पुरानी। और काम करके कमाया जा सकता है, ये इस बात पे विश्वास था। हाथ में हुनर होना चाहिए। और मैं काम पे लग गया। काम पे लगने के बाद उत्सुकतावश शराब मेरे हाथ में आई। मैं और मेरे एक छोटे दोस्त ने शराब पी पहली बार। तो मुझे ऐसे लगा कि अब मुझे उल्टी आएगी, मैं गालियां बकूंगा या मुझे चक्कर आएगा। मेरे भाई को वो फिट मिर्गी के दौरे पड़ते थे। मिर्गी के दौरे पड़ते थे तो वो मछली की तरह तड़पता था। तो कभी चप्पल सुंघाओ, तो कभी कांदा सुंघाओ, तो कभी औंधे मुंह करो, तो कभी क्या करो पता नहीं आता था। और जब उसका दौरा पूरा होता तो शीतल पड़ता था, फिर वो रुक जाता था। और मैंने सोचा कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी होगा अभी। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी सी पीने के बाद में बड़ा हल्का महसूस हुआ। हमने गाना गाया। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई दबाव मुक्त हो गया हूं, क्योंकि मैं बड़े दबाव में जीता था। छोटी उम्र में लोगों को देखता था स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, और मैं 14-14, 16-16 घंटे काम करता था। घर भी वर्कशॉप में ही था। तो आँख खुलते ही पहले मशीन चालू करनी है, क्योंकि मशीन चालू होगी तो कुछ पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो खाना बनेगा। और ऐसे में शराब का जीवन में सिलसिला चालू हुआ। उस दौरान मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी थी। एक बहन की शादी हो चुकी थी।
2 बहनों की शादी हो चुकी थी, मैं और मेरी बड़ी बहन को ही बचे थे हम। आने वाले लगभग 5-6 सालों में 18 बरस की उम्र तक होते होते मैं रोज पीने वाला हो गया था। शराब ने पीने के बाद दिए हुए हौसले और हिम्मत के कारण मैं उस छोटी उम्र में भी बड़े बड़े लोगों से बात कर लेता था, अपने में उस समझदारी का पुट ले आता था। क्योंकि पिताजी का वजन बहुत ज्यादा था, वो कहीं आ जा नहीं पाते थे। तो भले वो टैक्स भरना हो, या ऑक्ट्राई के नाके पे जाके गाड़ी छुड़ानी हो, या कंपनी में जाकर के काम मांगना हो, या काम करने के बाद उसका इंस्पेक्शन करवाना हो, शराब ने कई जगह मेरी मदद की थी। झूठा ही सही, लेकिन जो डर रहता था मेरा, जो मैं अपने आप को कमजोर, छोटा और हीन समझता था, शराब उन भावनाओं से मुझे मुक्ति दिला देती थी। और जब मैं मुक्त होता था तो मैं समझदारी की बात करता था। शराबी परिवार के बच्चे वक्त से पहले समझदार हो जाते हैं, हमने महसूस किया है। मैं वैसा ही एक बच्चा था, लेकिन वक्त से पहले समझदार होना भी आगे चल के बहुत घातक साबित होता है। ये मैंने महसूस किया जब मेरा अल्कोहलिज्म बढ़ा। मेरे बड़े भाई की शादी नहीं हुई थी, इसके लिए लोग कहते थे मेरी माँ को कि तुम अगर शादी कर देते तो शायद जिम्मेदारी के बोझ में सुधर जाता। समाज को आज भी मध्यपाश नहीं समझ में आता है। भले ही सत्यमेव जयते में हमने लाखों परिवारों को टच किया, हजारों डॉक्टर्स को टच किया, कई सोशल वर्कर्स को टच किया, लेकिन शायद जागरूकता के अभाव में आज भी इसको हम लांछनीय मानते हैं। आज भी 90% पब्लिक यही सोचती है कि कहीं किसी ने कुछ कर दिया है, इस पे जादू टोना। ये लड़का ऐसा नहीं है, लेकिन जादू टोना कर दिया है तो अब ये बचेगा नहीं। लोग विश्वास छोड़ देते हैं सुधरने का। मेरी शादी कर दी गई, तब मेरी उम्र 23 बरस थी और मैं रोज पीने वाला हो गया था। इस दौरान मैंने अपने बहन की शादी भी कर दी थी, तो मैं अकेला हो गया था। 24 बरस की उम्र में मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। शादी के 1 साल बाद मैं, मेरी पत्नी और माँ, घर का मुखिया मैं, 24 बरस की उम्र से लेके 28 बरस की उम्र तक, वो 4 साल मैं मच्छी की तरह शराब पिया हूँ। मुझे ना तो सुबह का बोध होता था, ना दोपहर का, ना तो शाम का। कुछ मेरा बिजनेस जम गया था, और उस बिजनेस जमाने का जो भी समाज मुझे शाबाशी देता था, वो शाबाशी सीधा अहंकार में परिवर्तित होती थी। और जो एक डरा हुआ बच्चा, वो अब पता नहीं किस प्रकार के एक विकृत राक्षसीय रूप में बदल गया था, जो अपनी इच्छा के लिए लोगों को रौंदने में एक क्षण भी नहीं लगाता था। बदल ही गया था मैं पूरी तरह से। और उस दौरान के जितने अनुभव हुए हैं, जो बाद में मैंने अपने चौथे कदम में लिखे, जो मेरे हर उस इंस्टिंक्ट में जो अस्त व्यस्तता आई थी, और जो उसमें विकृतियां आई थी, उन विकृतियों के कारण जो मैंने हरकतें की, वो इंसानी नहीं थी, वो दानवी हरकतें थी। इंसानों से ऐसी हरकतों की अपेक्षा नहीं होती। ये जानवर करते हैं, शायद जानवर भी नहीं करते, वो तो जरूरतमंद पे हरकत करता है। विकृत इंसान करते होंगे, पागल इंसान करते होंगे। लगभग 25 बरस की उम्र के बाद मेरी माली हालत बिगड़ने लगी। सबसे पहले शारीरिक हालत बिगड़ी। लोगों के मेरे प्रयत्न चालू होते हुए दिखे। धीरे धीरे मेरा बिजनेस नीचे जाता हुआ दिखा। उसी दौरान मैंने एक नवी कंपनी खोली थी, बहुत मेहनत करके बढ़ाई थी, जिसके ऊपर शायद भविष्य मेरा आधारित था।
लेकिन मैं कुछ नहीं टिका पाया, और धीरे धीरे करता हुआ मेरी नजर मेरे केस पेपर पे पड़ी। उस पे मेरा नाम लिखा था, उम्र लिखी थी 28 साल, और उसके नीचे लिखा था क्रॉनिक अल्कोहलिक, एक पुराना शराबी। सब कुछ जाता हुआ दिखा, मैं अकेला शुक्रवार की रात को 11 बजे उस हॉस्पिटल में, मेरे आंखों में से पानी की धार शुरू हो गई। 28 वर्ष की उम्र में अकेला हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहता था, कभी नहीं। ये तो सपने में भी नहीं आया था। मुझे तो गुरुद्वारे का प्रधान बनना था, मुझे तो फैक्ट्रियों का मालिक बनना था, मुझे तो एक इज्जतदार इंसान बनना था। ये क्या हो गया? मैं क्या बनना चाहता था से क्या हो गया मैं? लगभग मुझे 2 घंटे लगे आते आते, और हर जाती हुई चीज अंदर से ऐसी चोट देके जा रही थी कि उस चोट के जवाब में सिर्फ आंखों से पानी बह रहा था। पूरी तरह निराश अवस्था में, कभी पता नहीं, बैठे 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 मुझे नींद आ गई। सवेरे 7:30 बजे एक वार्ड बॉय ने आके मुझे उठाया। सरदार जी चलो, तुमको मीटिंग में लेके जाना है। दरवाजे के बाहर रुक गया मैं, तैयार हुआ। लूज नाड़े के पैजामे पहनाए जाते थे अल्कोहलिक्स को और एडिक्ट्स को, ताकि वो भाग न जाए। तो एक हाथ से पजामा पकड़ के रखना पड़ता था, नहीं तो गिर जाता। चलने की हिम्मत नहीं थी, उसने मुझे सहारा दिया, नीचे आकर के बेसमेंट में ले गया। उस बेसमेंट में मीटिंग चल रही थी, एक एक औरत मीटिंग चला रही थी, एक लेडी, और मुझे पहले ही बेंच पे बिठा दिया। बौखलाया हुआ सा, रात की सारी यादें ताजी ताजी यादें मन में थी, लेकिन एक उत्सुकता भी थी। पहली बार ऐसे जमाव में मैं बैठा था। खुले हुए मुंह से सुनता गया मैं लोगों को। आज भी मुझे किसी का नाम याद नहीं है, ना किसी की शेयरिंग याद है। लेकिन 1.5 घंटे के बाद, जब लोगों ने आके मुझसे मीटिंग खत्म होने के बाद मिलना शुरू किया, गले लगाना शुरू किया, तो उस उस मिलन के दौरान मेरे अंदर से एक आवाज आई, लकी इधर नहीं तो किधर नहीं। हाँ, अब चीटिंग मत करना, तुम मत चीटिंग करना। शायद उस मीटिंग में 10-12 लोगों ने शेयरिंग की होगी। मैं शराबी हूं इतना मुझे याद था, और आज शराब से दूर हूं इतना मुझे समझ में आया। अब चीटिंग मत करना लकी, छोड़ दे, टेक दे खुद में, बस खत्म, यही रुकना है अभी, अभी नहीं दौड़ना है। मैं हर उस जगह से दौड़ जाता था जहां पे शायद मेरी शराब बंद होने की संभावना भी दिखाई देती थी। मैं गुरुद्वारे, मस्जिद, गिरजाघर, हॉस्पिटलों से भागा हूँ। मैं परिवार के अंदर से भागा हूँ। मैं दोस्तों की संगत से भागा हूँ। मैं कर्जाइयों से भागा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से भागा हूँ मैं। लेकिन उस दिन एक रुक जा की आवाज आई। मैंने जब ये अनुभव मेरे ग्रुप में आके शेयर किया, तो मुझे एक ओल्ड टाइमर ने गले से लगाया, और उसने मुझसे कहा, लकी, आपने अनजाने में पहले 3 कदम गहराई से ले लिए हैं। आपने महसूस कर लिया कि जीना असंभव है। शराब से मुक्ति नहीं मिल सकती आपको। आपने महसूस कर लिया। आपको जो ताकत मिली, आपने उस पर विश्वास कर लिया, और विश्वास करके जो रुकने का आपने निर्णय लिया कि नहीं भागूंगा अभी मैं, वो उस श्रद्धा का संकेत था
उस संभावना का संकेत था कि आप श्रद्धा रखने के पात्र हो। मेरे जीवन में ये पहले 3 कदम ऐसे आए। ना तो मैंने बिग बुक पढ़ी थी, ना ही 12x12 का पता था, लेकिन हम सभी को इन पहले 3 कदमों से गुजरना ही पड़ेगा। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यू आर ब्लेस्ड लकी, क्या रात को तेरे को मैसेज मिलता है, क्या तू रात में इन्वेंट्री लेता है अकेला ही, ऑनेस्टली, एक तीसरे व्यक्ति की तरह देखता जाता है, टूटता जाता है, रोता जाता है, और क्या अगले दिन सुबह ला के तेरे को कोई इस मंदिर में, इस गिरजाघर में बिठा देता है, और क्या वहां अजनबी लोगों पे तेरा विश्वास बन जाता है, और क्या तेरे आत्मा की आवाज आ जाती है कि इधर नहीं तो किधर नहीं लकी, दौड़ना मत अभी, थक गया हूं मैं भाग भाग के, हार गया हूं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूं दोस्तों। इसी को बाकी दुनिया चमत्कार कहती है, मैं इसे परमेश्वर की इच्छा कहता हूं मेरे लिए। और फिर सिलसिला शुरू होता है जीने का। मेरे समूह में तभी, नव प्रकाश समूह में हर दिन की मीटिंग में 50-60 लोग होते थे। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, सारा हफ्ता मेरे पास मीटिंग थी। मेरे समूह में बहुत स्पॉन्सर थे, लिटरेचर पे चर्चा होती थी, एक ही सेवाओं में चर्चा होती थी, और मेरे परमेश्वर की जो मुझ पर कृपा हुई थी, उसने कभी मुझे बाहर देखने ही नहीं दिया। पहले साल में ही मैंने पहला चौथा कदम कर दिया, जैसा जमा वैसा कर लिया। फिर एक वक्त ऐसा आया जब भौतिक चीजों की लालसा, वो पिंक क्लाउड स्टेज खत्म होने के बाद महसूस होने लगी। इंसान हूं ना, महसूस होगा ही। शराबी हूं ना, तो अनुभव से सीखूंगा। शायद मैंने संपूर्ण पराजय स्वीकार किया था। ये फर्क आपको महसूस होगा। बिग बुक का पहला कदम पढ़ें। बिग बुक में पहला और दूसरा कदम 3 पर्टिनेंट आइडिया से बिल ने खत्म कर दिए। अल्कोहलिज्म पे ज्यादा जोर दिया, लेकिन वही 12x12 जब आप पढ़ेंगे तो पहले कदम के शुरुआत में पूर्ण पराभव की बात करता है। हु केयर्स टू एडमिट कंप्लीट डिफीट? प्रैक्टिकली नो वन। ये क्यों फर्क आया? बिग बुक से लेकर के 12x12 में भाषा का अंतर आया। यहाँ पे अभी पहले कदम पे शराबीपन की बात नहीं हो रही थी कि शराब कितनी महान और घातक है, उसकी बात नहीं हो रही थी। अब बिल बात कर रहा था कि मैं कितना दुर्बल हूं। तो ये 1940 से 50 का सफर दिखाई देता है हमें। उन 10-15 सालों के दौरान, बिग बुक के बाद और 12x12 के पहले, बहुत सारे लोग ए से जुड़े। आस्तिक, नास्तिक, गरीब, अमीर, और हमें फोकस मिलता गया। इन सब अलग अलग व्यक्तिमत्वों के नजरिए अलग थे। किसी को कुछ चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था, लेकिन इतने सालों में कुछ कॉमन सूत्र भी मिले कि फोकस किस पे कर रहा है। बिग बुक तो हमारी जरूरत थी ना। हम लगभग 100 हुए थे, उसमें से 30-40 रिकवरी थी हमारे पास, लेकिन हम अपने आप को टिकाना चाहते थे। तो हम जो भी कर रहे थे, जैसा भी कर रहे थे, वो हमने लिख दिया, क्योंकि हमें तो कुछ सहारा ही नहीं था। तो उसको, उसकी भाषा कैसे निखारते, उसका फोकस कैसे करते?
मौत के दरवाजे पे दस्तक देते हुए लोग कहां से सोचेंगे। लेकिन जो बिग बुक और 12 बाई 12 के बीच में जब ठहराव आया, तो उस ठहराव ने हमें उन निशानियों की तरफ मोड़ा जो साझा थी हम में, जो कॉमन थी और जो महत्वपूर्ण थी, जो डराने वाली नहीं थी, जो दिलासा दिला सकती थी। शब्दों का चयन भी बहुत अंतर आ गया है। बिग बुक के 12 कदम और 12 बाई 12 के 12 कदम को अगर मैं आज देखता हूं तो बहुत बदलाव आ गया है। दूसरे कदम पे जहां बिग बुक में मुझे चंद लाइनें मिलती हैं, वहां पे 12 बाई 12 में मुझे 6 पन्ने मिलते हैं। तो ये 6 पन्ने आए कहाँ से? ये 6 पन्ने उन अनुभवों से आए, उन सूत्रों से आए, क्योंकि तब तक हम समझ चुके थे ये बीमारी का जो नकारात्मक भाग है वो कहीं एक कॉमा भी वक्त के पहले पड़ा हुआ देखेगा तो उसको सहारा मिल जाएगा, उसको सहारा मिल जाएगा बस। तो उन वर्षों के दौरान वो भाषा में न्यूट्रलिटी आ गई थी, और जहां तीक्ष्णता होनी चाहिए थी वहां तीक्ष्णता दिखाई देती है। चौथा कदम जब मैंने लिया क्लासिकल वे में, उसकी तैयारी मेरे स्पॉन्सर ने ऐसे कराई थी कि उसने मेरे से पहले मेरा अल्कोहलिज्म लिखवा के लिया था। मैं उन एक बच्चों में से था जिनका स्पॉन्सर उनकी दुगनी उम्र का था। डांट देता था वो। ज्ञानी तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसका प्रोग्राम से बहुत लगाव था, बहुत विश्वास था। वो 6 महीने बेघर बाल अवस्था में सुबह सुबह तालाब में स्नान करके वही कपड़े पहन के उसने मीटिंग की हुई थी। एक जोड़ी कपड़ा, एक चप्पल, न घर न द्वार। सुबह सुबह सूर्य उगने से पहले बाल अवस्था में चला जाता था, उस तालाब में नहा के बाहर निकलता था और शाम को मीटिंग करके वापस पैदल 5 किलोमीटर चला जाता था वहीं पे। बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्ति। और उसने मुझसे मेरा अल्कोहलिज्म लिखवाया और कहता था कि अधिकांश हम वापस शराब पीने इसीलिए जाते हैं क्योंकि हम अपने फैसले पे शक करते हैं। और वो जो एक फैसला मैंने लिया, क्या मैं शराबी था? क्या मैं सच में शराबी था? क्या मैं इतना ज्यादा गिरा हुआ शराबी था? ये सवाल आएंगे क्योंकि वक्त बदलेगा, तबीयत ठीक होगी, संबंध सुधरेंगे, पैसे आएंगे, इज्जत मिलेगी। तो ये सवाल आएंगे फिर, क्योंकि ये सवाल एक अहंकारी के सवाल है जो शायद कभी रोया है, कभी हारा है, वो आज स्वीकार नहीं करना चाहता। और वो हार उसकी तब की बचपना की थी, ये दिखाना चाहेगा। तो इसलिए उसने मेरे से मेरा अल्कोहलिज्म लिखवाया। 3 भाग में लिखना है बेटा, कितनी बार तेरे को ऑब्सेशन आया, लिख। जब ऑब्सेशन आता है तो हम अपनी जिम्मेदारी छोड़ के शराब पीने जाते हैं। कितनी बार तेरे को पीने के बाद में वो एलर्जी का निर्माण हुआ कि तू थोड़ी पी के आना चाहता था लेकिन आ नहीं पाया, इसी कारणों से बैठा रहा। लिख दे, जितने याद आते लिख। और इन दोनों के बीच में तेरी नैतिकता कहाँ कहाँ गिरी, कहाँ कहाँ तूने जो करना चाहिए था वो नहीं किया, और कहाँ कहाँ जो नहीं करना चाहिए था वो जानबूझ के किया, लोगों को दुखाया। लिख। उस मेरी चौथे कदम से बहुत बड़ा मेरा अल्कोहलिज्म था।
मैं समझता हूँ पीछे मुड़ के आज देखते हुए शायद इसी कारण मुझे इतने अनुभव शुरू में ही याद हो गए, हजारों अनुभव याद हो गए। लिख दिए ना, अनुभवों का खजाना। लोग मेरे को बोलते तेरे पास बहुत है, हम सभी के पास है, लेकिन हमने जागरूकता से देखा नहीं, इसके लिए ध्यान में नहीं आते हैं। बड़े बड़े 4-6 अनुभव आ जाते हैं और हम उन्हीं में घूमते रहते हैं। लेकिन छोटे छोटे अनुभवों से जिन जिन महीन भावनाओं को मैंने दुखाया है, जिन सुइयों से मैंने लोगों को टोचा है, वो खंजर से ज्यादा दुखती थी। संवेदनशील छोटे अनुभव, बारीक अनुभव, जहां शायद गाली गलौज नहीं था, लेकिन नजरों ने खून किए थे, वो भी मुझसे लिखवाए गए। चौथा कदम जैसे तैसे पूरा किया, पता नहीं। शराबियों की खासियत है, कहीं इनको हमेशा जाना रहता है, कहीं मुकाम ढूंढते हैं, कहीं पाना चाहते हैं, हमेशा जल्दी लगी रहती है। और वो जल्दी मेरे को थी, मेरे शायद उस बचपन के एम्बिशन को पाने की। शराब के आगे तो हाथ जोड़ ली थी, लेकिन प्रोग्राम पे आगे नहीं चला। एक ही सेवाओं में भी था, लेकिन अगले 3-4 सालों में बहुत मेहनत की, गधे की तरह खुद के पीठ पे कूड़े मार मार के भगाया, कुछ खड़ा करना चाहा, और 5वें साल में सब कुछ ढेर कर लिया। पहली बार ये मैं आया था तभी कर्जा नहीं था, थक गया था, हारा हुआ था, लेकिन दूसरी बार मैं कर्जाई हो गया। सुसाइडल थॉट्स आने लग गए। 5वें कदम के बाद बाकी कदमों पे सिर्फ सुना था, बाकी कदमों पे शेयर करता था। कहीं छोटी मोटी माफी मांग ली होगी मैंने लोगों से, सॉरी बोलने की आदत लगी हुई थी मुझे। और वो जब बैंक्रप्सी आई तो फिर सोब्राइटी में भी जीने की इच्छा चली गई। फिर सारी निराशाओं ने वापस घेर लिया कि यू आर लकी, कंडेम टू डाई, ड्रिंक एंड डाई तो नहीं है, कोई और जहर पी लेते हैं। मुझे याद है बड़े घातक दिन थे वो मेरे लिए, मानसिक रूप से बहुत ही डिस्टर्ब। ना तो लोगों की शेयरिंग सुनाई देती थी, ना समझ में आती थी। लेकिन शायद वो पहली मीटिंग का विश्वास, उसने कहीं फिर से विश्वास पैदा किया। ये कहता है कि जिस प्रकार से शराब के मामले में मेरी आस्था और श्रद्धा ने मुझे वो संयम दिया, और एक एक दिन के हिसाब से मैं उसमें से निकल पाया, उभर पाया, वही सेम तरीका मेरे बाकी दोषों पे भी काम करेगा। हमें शायद खुद पे ज्यादा विश्वास होता है, इसके लिए इस क्रिया पे विश्वास नहीं होता, लेकिन ये वही क्रिया है जिसने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल का जवाब दिया था। तो फिर से इसी क्रिया पे, एडमिशन एक्सेप्टेंस एनालिसिस, इसी पे विश्वास उत्पन्न हुआ। एक हम उम्र स्पॉन्सर के साथ बैठा, जहां पे विस्तार से अब गहरा जाने की बारी आ गई थी। बहुत छोटी चीजें होती हैं दोस्त, एक अनुभव बताऊंगा, और इतना बड़ा नुकसान करती हैं कि पूछो मत। चौथे कदम के बारे में, लगभग 20 बरस की उम्र में मैं रोलिंग शटर्स का काम करता था, और मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था
तो बहुत कंपटीशन था, तो मैं सोच रहा था सीधा बनाने वाले से लाऊंगा ना, तो ही जाके मैं कुछ दो पैसे भी कमा पाऊंगा और काम भी लूंगा। नॉर्मल है किसी बिजनेसमैन के लिए। तो मुझे पता था एक सरदार जी की कंपनी है और उनका नारीमन पॉइंट बॉम्बे में ऑफिस है। तो बड़ी उम्मीद से चला गया कि वो मुझे सिख होने के नाते बहुत सपोर्ट करेगा, उधारी भी देगा, माल भी सस्ता देगा। और मैं चला गया नारीमन पॉइंट ऑफिस में। मैं और मेरे से छोटा एक दोस्त सुबह 6 बजे के निकले, बहुत उत्सुक और आतुर ना। तो भले 11 बजे ऑफिस खुला, मैं बाहर बैठा रहा। उसने पूछा अपॉइंटमेंट है, तो नहीं है। करते करते उसने 2 बजे तक हम भूखे प्यासे बैठे रहे। फिर उसका मैनेजर आया। मुझे कई बार वो दरवाजे में से दिखा, लेकिन उसने मुझे बुलाया नहीं। और उसके मैनेजर ने कहा कि भाई, हम ऐसे सीधे माल नहीं दे सकते, आपको हमारे एजेंट के पास ही जाना पड़ेगा। एक तरफा विश्वास एक तरफी खुन्नस में परिवर्तित हो गया। मेरे को मना कर दिया, बात भी नहीं की। शराबी मन ही मन बहुत कुछ सोचता है और मन ही मन उसके निर्णय निकाल लेता है। थोड़ी सी जिद करता तो एक बार मिल ही लेता, लेकिन ना सुनते ही तुरंत बदल गया। एक दिन तेरे से बड़ी कंपनी बनाऊंगा साले। मेरी जरूरत क्या थी, मैं क्या करने आया था, भूल गया। इस प्रकार से मेरे दोष मुझ पे हावी हो जाते हैं। जब दोष हावी हो जाते हैं तो मैं अपना मकसद भूल जाता हूँ और फिर दोषों के मकसद पूर्ति में लग जाता हूँ। ये बात कर रहा हूँ 20 बरस की उम्र में। मैं 28 बरस की उम्र में ए में आया। 29-30 बरस की उम्र तक मैं स्टेबल हुआ और 31 बरस की उम्र में मैंने एक कंपनी डाली। 11 साल बाद। कौन सी कंपनी थी दोस्तों? वो वही प्रोडक्ट बनाती थी जो उस सरदार जी ने मुझे मना किया था। देखिए, मैं तो भूल भी गया था कॉन्शियसली, लेकिन मेरे दोष, मेरे बदले की भावना सबकॉन्शियस में होती है दोस्त। इसके लिए चौथे कदम में सर्चिंग की बात की हुई है। खुदाई गहरी कर। ठेस छोटी भी हो, पुरानी होगी तो नासूर बड़ा बनता है उसका। कितनी छोटी बात थी, उसने दिया नहीं साला, बात खत्म। कभी जागरूकता से आया ही नहीं। लेकिन मैंने वही काम किया, आनंद फानंद में काम किया। शराबी का सेल्फ विल रन रायट होता है ना, खुद पे बहुत ज्यादा विश्वास कर लेता है। छोटे मोटे प्रयत्न करेगा जानकारी लेने के, और छोटी सी मिली हुई जानकारी को तिलस्मी चिराग समझ करके बहुत कुछ मिल गया है अपने आप को समझा लेगा। समझा लेगा वो। गैम्बलर्स इंस्टिंक्ट है ना। कुछ आसरा मिल जाए, सब कुछ दांव पे लगा दूंगा बस। 3 साल मेहनत की और वक्त ने भी साथ नहीं दिया, ऐसा कहूंगा। दूरदर्शी नहीं था मैं। इंडिया गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल गई, इंपोर्ट सस्ता हो गया और उस वक्त लोहे की मार्केट पूरी ढह गई। बड़े बड़ों का दिवाला ये निकल गया, उसमें मेरा भी निकल गया। एक छोटा सा दोष, एक छोटा सा गुस्सा, जिसने मेरा एक सपना तोड़ा था, उसने बाद में मेरे जीवन की सारी पूंजी गंवाने को लगा दी, और तो और ऊपर से कर्जे में कर दिया। अभी आप बोलेंगे कि भैया, हमारी समस्या तो सेक्स थी, हमारी समस्या तो डायरेक्ट रिजेंटमेंट थी, ये क्या चीज हुई? हमारे आज के हर एक्शन के पीछे दोस्त एक कहानी होती है। वो कहानी या तो अच्छी होगी या तो बुरी होगी। गुणों से प्रेरित होकर हम बहुत कम काम करते हैं। हमारे अवगुण हमसे बहुत सारे काम करवाते रहते हैं। छठा कदम, पांचवा कदम गंभीरता से लिया। बच्चे नहीं बन के रहना है, हो जाएगा, चलता है।
हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा? हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डाइवोर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, छोटी छोटी चीजों में बड़े बड़े दोषों की शुरुआत होती है। चेक और मोटिव्स सुनने मिलते थे, जागरूकता से काम करना आ गया। सुबह का छोटा सा मेडिटेशन आ गया, 11वें कदम की प्रार्थना आ गई, रात को 10वें कदम की इन्वेंट्री आ गई। महसूस होने लगा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं ही हूं। बाहर से आपदा नहीं आएगी, अंदर से छोटा सा विचार आएगा एक, बस। एक दिशा मार्ग पे चलने कब लगूंगा पता भी नहीं चलेगा। और जितना उसका लोग ज्यादा विरोध करेंगे, उतना ज्यादा ही मैं उस अपनी चीज पे विश्वास करूंगा। स्पॉन्सर के साथ कंसल्टेशन ज्यादा बढ़ गया। ग्रुप कॉन्शियस का जिंदगी में महत्व समझने लगा। 3 लोगों से बात कर ले भाई, मन बीमार है, वक्त लगेगा। शराब के मामले में तू सही निर्णय ले पा रहा है, लेकिन बाकी मामलों में सही निर्णय लेने के लिए सही संगत और सही मार्गदर्शक लगेंगे। एक ही सेवाओं में आ गया, इंटर ग्रुप में डेलीगेट, आगे जाके ट्रस्टी बना। अंदरूनी चीजें बदलेंगी ये समझते हुए फिर से एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। अब मैं पढ़ना चाहता था, अब मैं समझना चाहता था। वक्त ने जर्मनी पहुंचा दिया। सीखने की इच्छा शराब से दूर रहने की इच्छा जैसी है। इच्छा का होना कितना महत्व रखता है, ना कि फल का बड़ा होना महत्व रखता है, ये फर्क समझने लगा। फल प्राप्ति पे आनंद होगा, उससे पहले उस मार्ग पे चलने पे रोज का आनंद मिलेगा, उसमें संतोष प्राप्त होने लगा, धीरज आ गया। और ये सारी चीजें 12/12 में इलाबोरेटली बिल ने लिखी हुई है, कई उदाहरणों के साथ। तीसरे कदम की श्रद्धा को, जबकि तीसरे कदम में एक उच्च शक्ति की बात को अब 12/12 पढ़ें तो श्रद्धा की बात पे ले आया बिल से। क्योंकि हम जानते हैं ना, विभिन्न विचारों के आस्तिक, नास्तिक, एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी सब मिल करके सोचेंगे तो उच्च शक्ति की बात करें तो हमको कॉमन ग्राउंड मिलेगा ही नहीं, वाद विवाद होंगे। लेकिन श्रद्धा की बात करें तो जरूर एक सूत्र मिलेगा। वो श्रद्धा किस पे है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन श्रद्धा का होना महत्वपूर्ण है। आगे चलते हुए मैंने वो अपनी, जो भी मुझे डिग्री मिलनी थी, टाइटल मिलना था, पूरा किया। अपने काम पे ध्यान दिया। घर काम मीटिंग फिर से शुरू किया। शुक्राने की भूमिका आने लगी, और उस शुक्राने में समझदारी के दायरे बढ़ने लगे। संयम और सबूरी से जो प्रकट होता है वो मेरे साथ बहुत लंबा तक रहेगा, इस बात पे विश्वास आने लगा। तो पाने की होड़ कम हो गई और समझने की इच्छा बलवान होती गई। इंतजार करने लगा, फोर्स करने की बजाय, जैसे पहले फोर्स करता था। एनिमा। या गॉट इट। पहले फोर्स करता था। 12वें कदम ने बहुत सारे दरवाजे खोले, बहुत सारे दरवाजे खोले। अलग अलग विषयों पे बात करना आ गया, अलग अलग विषयों के अनुभव होने आ गए। दोस्तों, मैं आज
स्टेप्स के साथ में रिकवरी की बात इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि जब खुलासा बिल जैसे इंसान के पास से आता है ना, तो बड़ा ही मार्ग दिखाता है। मुझे 7वें कदम 6ठे कदम की वो लाइन जो बिग बुक में नहीं है लेकिन 12/12 में बिल ने लिखी है कि हम अब अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने लग जाएंगे। हम आदमी हो गए हैं, वी आर मैन नाउ। अब मैं अपनी सुरक्षितता के लिए व्यक्तियों पे, वस्तुओं पे और परिस्थितियों पे निर्भर नहीं करूंगा। ये बच्चों का काम है। मेरी सुरक्षितता केवल एक ही जरिए से आएगी, और वो है मेरी समझ का ईश्वर, मेरी समझ की उच्च शक्ति। तब तक सवेरे उठने के बाद वो 11वें कदम को लेते हुए एक याचना बन गई थी। 11वें कदम की प्रार्थना ने प्रधान ने ले लिया था, हे प्रभु तेरी इच्छा क्या है समझ सको। इसी दौरान आखिरी के जो 25 साल मेरे गए हैं एक ही रिकवरी में, सुलझे हुए ढंग से परिस्थितियों का सामना करते करते, जिसमें मेरा एक जवान जवाई पूरा हो गया, जिसमें कई तकलीफें आई, जिसमें अभी रिसेंटली शारीरिक समस्याएं आई, जिसमें कोविड आया, मेरी बेटी को विधवा कर गया, 2 बच्चे छोड़ गया, मेरे बड़े लड़के को अल्कोहलिज्म का शिकार बनाया। ये सारी चीजों में से मैं अपने कर्तव्य से नहीं टला दोस्तों। मुझ में वो हिम्मत, वो साहस आंख बंद करते ही भर जाता था। सब कुछ तेरा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। समर्पण की भावना नम्रता पूर्वक हर दिशा में दिखने लगी दोस्तों। वही जो मैं पहले कह रहा था, आज का बुरे से बुरा दिन भी मेरा पीने के वक्त के अच्छे से अच्छे दिन से भी अच्छा है। तब मैं रोज मारता था और रोज मारता था। तो दोस्तों मैं यहीं पे रुकना चाहूंगा। कल हम शायद ट्रेडिशंस की बात करेंगे, और ट्रेडिशंस में से जो एक व्यक्ति के रूप में जो मेरी समाज में पुनर्स्थापना हुई है, जहाँ पे मुझे समाज का विश्वास प्राप्त हुआ, जहाँ पे मुझे मेरे सहकर्मियों का विश्वास प्राप्त हुआ, जहाँ पे मुझे मेरे प्रोफेशन का विश्वास प्राप्त हुआ, हम उसकी बात करेंगे। हम उन तत्वों की बात करेंगे जिन्होंने मुझे इंसानियत से जोड़ा। मेरे तत्व ट्रेडिशंस सिर्फ अल्कोहलिक को अल्कोहलिक से या एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से ही नहीं जोड़ते, वो मुझे इंसानियत से जोड़ते हैं, मुझे औरों के काम का बना देते हैं। और जब मैं पुनः सिटीजन अगेन बनता हूँ, तो ये सारे टूल्स वो बदलाव ले आते हैं जिसको शायद हम प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज बोलते हैं। दोस्तों मैं अभी यहीं रुकूंगा। शायद मैं भी एक बार बोलने लग गया तो तकलीफों के बावजूद धीरे धीरे बोलता ही गया। यही हमारा संपर्क है ना, बोलने और सुनने में ही तो रिकवरी है। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस शेयरिंग। हम एक 20 मिनट और कुछ सवाल जवाब करते, इस पे थोड़ा और डिस्कशन करना चाहेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। जी बहुत बहुत आप पूछ सकते हैं। ये कुंवर भाई, जी थोड़ा जी सा मैं लकी भाई से और थोड़ी सी जानकारी लेना चाहता हूँ। ओके दोस्तों, मैंने अपना परिचय दिया हुआ है। मेरा नाम अश्विन है, मैं एक शराबी हूँ और अल्कोहलिक्स एनोनिमस और आप सबका साथ है। आज बहुत प्रसन्न चित्त हूँ। लकी भाई, ये 12/12 जो है, 12 कदम और 12 परंपराएं, ये 1952 में शायद प्रकाशित हुआ। 1933 के बाद में 1952 में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि बिल साहब को ये विस्तार में रिकवरी देनी पड़ी। हालांकि आज भी ज्यादातर लोग
12x12 के बजाय बिग बुक के ऊपर ही ज्यादा जोर देते हैं। तो इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, और ये महत्वपूर्ण 12x12 क्यों होता है और इसका अभ्यास करना एक व्यक्ति के पूर्ण सुधार के लिए किस प्रकार आवश्यक है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालिए। जी। मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक ही टाइमलाइन आप लोगों के आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 11 दिसंबर 1934 ये बिल का लास्ट रिंग था, उसका टाउन्स हॉस्पिटल वाला जो अनुभव है। तो 12 दिसंबर से बिल डब्ल्यू सोबर थे। 1935 10 जून को डॉक्टर वॉब से मुलाकात के बाद ए की स्थापना दिन आई। 1937 में लगभग 100 के आसपास हम हो चुके थे और हम बात करने लग गए थे बिग बुक लिखने की। 1937 से लेके 1939 तक हमने बिग बुक लिख डाली। 1939 में बिग बुक पब्लिश हो गई अप्रैल में, और ऑफिशियली हमने ए प्रोग्राम को पब्लिक को इंट्रोड्यूस कर दिया था। उसके बाद में 1941 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट का एक आर्टिकल आया जिसमें जैक अलेक्जेंडर नाम के एक जर्नलिस्ट ने उस वक्त अमेरिका का ध्यान ए की तरफ आकर्षित किया, जिससे कि 8,000 खत आ गए थे और बहुत सारे खत ए की तरफ आए और मेंबरशिप बढ़ी। 1944 में ए ने ग्रेपवाइन नाम का एक अपना इंटरनेशनल जर्नल, एक पत्रिका की स्थापना की, और ये पत्रिका हमारे आपस में हमारी बात आपस में करने का जरिया बनी, हमारी बढ़ती हुई फेलोशिप को। 1946 में लगभग 11 साल के बाद 12 ट्रेडिशन का आइडिया अमर्ज होने लगा, क्योंकि तब तक जो समूह बन चुके थे, हमारे पास कोई मार्गदर्शक सूचनाएं तो थी नहीं, तो इसके लिए समूह अपने अपने तरीके से अपने रूल्स रेगुलेशन सब कुछ बना रहे थे। उस वक्त सामाजिक प्रथाओं को वो एक ही मीटिंग्स में ला रहे थे, काले गोरे की बातें चल रही थी, स्त्री पुरुषों की बातें चल रही थी, वगैरह वगैरह वगैरह। मेंबरशिप में किसको लेना है किसको नहीं लेना है, ये सारा फेलोशिप बढ़ गई थी, हजारों की संख्या में लोग हो गए थे। 1950 में 12 ट्रेडिशंस, 1946 में बिल ने ग्रेपवाइन में 12 ट्रेडिशंस पब्लिश कर दिए थे अपनी जो मासिक पत्रिका थी उसके अंदर। और 1950 में अपना पहला एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था ओहायो में, क्लीवलैंड ओहायो अमेरिका में है। तो वहां पे 12 परंपराएं, 12 ट्रेडिशन, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप ने अपने मार्गदर्शक सूचनाओं के तौर पे अडॉप्ट कर ली थी। और 1951-52 में बिल 12x12 लिखना शुरू कर दिया बिल ने। अब 12x12 लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1939 में तो हमने बिग बुक पब्लिश कर दी थी, जिसमें 12 कदम हमने लिख दिए थे। और 11 साल के बाद 1950 में, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया, इन छोटे से छोटे विचारों का बहुत विस्तार हुआ था। उनकी रीच कहाँ तक है, हमको वापस फोकस आया था, बहुत इंसाइट मिली थी। और ये सारा अब कहीं तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो लोग जब अर्थ लगाएंगे और दिशाहीन अर्थ लगाएंगे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ये पहली वजह थी कि उसको एक्सपांड करना चाहता था, उसमें बढ़ोतरी, उसमें विस्तार करना चाहता था, बिल उसको और समझाना चाहता था, ये क्यों और कैसे, हर तत्व के पीछे क्यों और कैसे। मुद्दा नंबर 2 है, बिल बहुत सारे नासमझियों को दूर करना चाहता था। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो गई थी, बहुत सारे लोगों के सवाल आ गए थे जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ सवाल तो प्रैक्टिकल थे, कुछ आध्यात्मिक सवाल थे, कुछ सवाल थे कि इन पे काम कैसे करें भाई, यहाँ ये ट्रेडिशंस पे कैसे, इनको सिर्फ अपनाना है, अगर किसी ने किया गलत कर रहा है तो उसका क्या करें, हम ट्रेडिशंस पे सही कैसे चले, हम स्टेप सही कर रहे हैं कैसे पता करें। तीसरा मुद्दा था
कि अब पहले तो बहुत कम लोग थे एक दूसरे को जानते थे, अब तो फेलोशिप बड़ी हो गई है, तो फेलोशिप को इकट्ठा रखना पड़ेगा और फेलोशिप को बचाना पड़ेगा। और ये वजह क्या थी कि हमको अपने आपसी झमेलों से, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आपसी जो हमारे भेदभाव होंगे, आपसी विचारों में तफावत आएगी, जो अहंकार या बाहरी इश्यूज आएंगे, उन सबसे सुरक्षा कवच तो लाना पड़ेगा ना। तो यूनिटी के लिए और फेलोशिप को प्रोटेक्ट करना जरूरी हो गया था, ताकि हम अपनी फेलोशिप की यूनिटी को बरकरार रख सके। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था 12/12 लिखने के पीछे, और वो ये था कि जो ये 15 साल बीते थे, जिसमें हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे, प्लस बिल की मैच्योरिटी में बहुत फर्क आया था। अब वो जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो अनुभव से ज्ञान आया था, वो बिग बुक तो हम बदल नहीं सकते थे ना। बिग बुक दोबारा से प्रिंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि बिग बुक हमारा बेसिक टेक्स्ट बन गया था अभी। अब इसमें बदलाव नहीं है। अब इसका इलाबोरेशन करेंगे, जैसे वेदों के बाद उपनिषद आए हैं ना। उपनिषद क्या है? वेदों को विस्तार किया है ना। उसी प्रकार से वो जो हमारा साझा प्रवास था, जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति हुई थी, जो हमने लेसन सीखे थे, ऐसे लेसन जिसमें हमने मुंह की खाई थी। 12 ट्रेडिशंस में जब हम कल देखेंगे तो बहुत सारे, जब आप पढ़ेंगे उसका अध्ययन करेंगे, जब उसके ऊपर चिंतन मनन करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमने संस्था के रूप में कितने गलत फैसले लिए थे। संस्था के रूप में हम कहाँ कहाँ टूटने की कगार तक आ गए थे। और ये दोनों प्रकार की जो हमारी समझ थी, हमारी सीख थी, वो कहीं ना कहीं हमारे मेन स्ट्रीम में लानी पड़ेगी। तो लॉन्ग टर्म रिकवरी और एक गाइड का काम करे। बिल लिखता है कि 12/12 जो है, ये इसके लिए लिखे है मैंने, एक वो मैं लॉन्ग टर्म रिकवरी को सपोर्ट कर सकूं, क्योंकि अब रिकवरी सच्ची हो गई थी। तो अभी दीर्घ अवस्था में ये मेरे तत्व सिर्फ शराब से दूर रहने के लिए ही नहीं, मेरे बुढ़ापे में 80 साल की उम्र में आने वाली समस्याओं पे भी ये तत्व उतने ही असरकारक हो, उतनी गहराई पे ले जाने की बात है। एक गाइड ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ चाहिए। हम रुक नहीं सकते हैं। हम रुक जाएंगे तो अस्थिर हो जाएंगे, पानी मैला हो जाएगा, गंगा बहती रहेगी। मैच्योरिटी बढ़ती जानी चाहिए, पास इट ऑन होते रहना चाहिए। तो एक कंटिन्यूड ग्रोथ का माध्यम बनेगी, क्योंकि अब तत्वों का विस्तार हो चुका था, 12 से 24 हो चुके थे। सारी दुनिया को ये गाइड करेगी। और इसी तरह से 12/12 बिग बुक को और विस्तार में, एक ही जो कोर प्रिंसिपल्स थे, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हम कहें एक ही, उनको विस्तार में। और इसी वजह से बिल कहता है कि उसने स्टेप्स और ट्रेडिशंस एक ही बुक में डाले, एक ही बुक में डाले, क्योंकि रिकवरी के लिए और जीने के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फेलोशिप के लिए दोनों जरूरी है। हालांकि दोनों का थोड़ा सा पर्पस अलग, ध्येय अलग अलग है। हम कई बार सुनते हैं कि स्टेप्स इंडिविजुअल के लिए है और ट्रेडिशंस फॉर द ग्रुप है। लेकिन बताइए कि अगर रिकवरी वाले इंडिविजुअल्स एक ग्रुप में साथ में आ ही नहीं पाए और ग्रुप नहीं बना, तो फिर आगे गाड़ी चलेगी कैसे? तो भले इंडिविजुअल ग्रुप बनाता है, लेकिन फिर बाद में ग्रुप इंडिविजुअल्स को बनाते हैं, ग्रुप इंडिविजुअल्स को टिकाते हैं। तो बनाना टिकाना, बनाना टिकाना, कई अनुभव हमको ऐसे आए हैं कि ग्रुप के फाउंडर बाद में पी गए
और वही ग्रुप के बच्चे डरते डरते फाउंडर को हाथ जोड़ के बोलने लगे कि आओ ना भाई, आइए, कुछ नहीं, चलो एक एक दिन से शुरू करते हैं। तो देखिए ये लूप कैसे चलता है कि जिस व्यक्ति ने ग्रुप बनाया, बाद में ग्रुप ने उस व्यक्ति को बनाया, तो ग्रुप नहीं होगा तो रिकवरी नहीं मिलेगी, और रिकवरी नहीं होगी तो ग्रुप नहीं बनेगा। इसके लिए वन बुक बिल, इसको कलेक्टिव दिखता था, दोनों एक साथ में जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास रिकवरी नहीं है तो स्टेबल फेलोशिप नहीं बनेगी, और स्टेबल फेलोशिप ही नहीं है तो रिकवरी कहाँ से आएगी। और ये दोनों को मिला के बिल कहता है एक स्पिरिचुअल टूल बॉक्स फॉर बोथ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्रुप यूनिटी। तो 12x12 है ना, अपना स्पिरिचुअल टूल बॉक्स है। जब गाड़ी खराब होती है तो हम पूरा टूल बॉक्स खोलते हैं ना, देखिए यार, स्पार्क प्लग साफ करना पड़ेगा, कि बैटरी का टर्मिनल लेना पड़ेगा, कि कार्बोरेटर में कचरा आया है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा मैकेनिक किस्म का आदमी हूँ, तो मेरे अ, तुलनाएं भी वैसी होती है। तो यस, दो प्रकार के तत्व एक ही किताब में, दो लाइफ लाइन, एक आत्मा के लिए और एक अध्यात्मा के लिए। तो दिस इज हाउ मैं और बिल के जो बात के खतों में से मैंने कुछ ढूंढ ढूंढ के निकाले हुए हैं कि 12x12 क्यों, 12x12 एक साथ क्यों, और दोनों का एक साथ होना कितना महत्वपूर्ण है, ये संक्षेप में मैं आपको बता सकूं। थैंक यू। जी, और कल कल इसको और विस्तार से आप लेके जाएंगे, हमें यकीन है। और साथ में 12 कदम 12 परंपराएं कैसे एक दूसरे के साथ में आगे बढ़ती है, ये भी थोड़ा सा आपके अनुभव के द्वारा हमें मार्गदर्शन जरूर कीजिएगा। कुंवर भाई, मुकुल भाई का हैंड रेज है। कुंवर भाई। जी, धन्यवाद आसिन भाई, लकी यश मुकुल भाई। भाई। मुकुल भाई से पहले दीपक यश नेपाल भाई का हाँ हैंड रेज। दीपक यश भाई, जी स्वागत है आपका। जी, थैंक यू गौर भाई। और 2 सेकंड के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ पहुंचने के लिए। दीपक भाई का बाद में हैंड रेज हुआ है, उनके पहले मुकुल भाई का हैंड रेज करेंगे, है ना? तो क्रम ठीक है, हमेशा ठीक, कोई बात नहीं। एक एक करके मौका दीजिए प्लीज। हाँ लगता है मेरे से भूल हुई हो, तो मुकुल भाई आप पहले आमंत्रित हैं। जी जी। मेरा नाम मुकुल, मैं अल्कोहलिक विषय के पास से भाई साहब शराब नहीं पी। मैं थोड़ा बाहर था। लकी जी, एक सवाल था, आपसे पूछ सकता हूँ? जी, हमारे पास है 4-5 मिनट। बिग बुक में लिखा है एक लाइन में, हालांकि वही बात है ना कि उसको मैं समझ नहीं पाया, उसको मैं कैसे समझूं कि इट्स सिंपल नॉट इजी। कि सिंपल तो है मगर इजी नहीं है, मैं इसको कैसे लेके चलूं? मैं अगर आप थोड़ा मार्गदर्शन देंगे इसके ऊपर। जी, सिंपल उस बात को कहते हैं कि जो सामान्य तौर पे समझ में आ जाए, उसको हम बोलते सिंपल है यार। ज्यादा जिसमें छल कपट ना हो, या ज्यादा जिसमें मोड़ ना हो, सीधी सी बात हो। और इजी हम उसको क्या कहते हैं कि जो आसानी से संभव हो सके। तो मेरा प्रोग्राम सिंपल है, लेकिन ये आसानी से संभव नहीं हो पाता। इट्स नॉट इजी। हु कैर्स टू एडमिट कंप्लीट डिफीट? मेरे दोस्त, पूर्ण पराभव कौन स्वीकार करना चाहता है, बताइए ना। घुटने टेकना आसान है? मानवता ने जाने गंवाई हैं, गंवाई है ना। कई की कई हम देखते हैं समाज, शराब में कई आदिवासी प्रजातियां लुप्त हो गई। अपने ही चावल का हड़िया बना बना पीते पीते वो इंसान की एक आदिवासी प्रजाति लुप्त हो गई। तो इसीलिए कहा जाता है प्रोग्राम सिंपल है, लेकिन इजी नहीं है दोस्त, बिल्कुल इजी नहीं है। इसको पूरा तन मन धन लगेगा, वो गहराई लगेगी, वो अपने आप को निछावर करना पड़ेगा, निचोड़ना पड़ेगा आपको, तब जाके कहीं टिक पाएंगे। क्योंकि अगर 100 लोग ए में आते हैं
तो कुछ चंद लोग ही 1 साल पूरा करने का भाग्य पाते हैं। ये ए का फेलियर नहीं है दोस्त, ये हमारा अल्कोहलिक का फेलियर है, जो कि अपने अहंकार में बहुत सारी जानलेवा चीजों को आसान समझ लेता है, ग्रांटेड ले लेता है और कर डालूंगा, खत्म, इजी है, तो समझ में आ गया। कई दोस्तों को देखा है मैंने, बस पहला गुट गा तक मेरी समझ में आ गया, एक दिन के हिसाब से दूर रहना है। जवान अर्थियां उठाई हुई है इन कंधों ने, क्या बताऊं मैं। दैट इज वाई इट इज नॉट इजी, नॉट इजी। ओके लकी जी, इसमें मैं थोड़ा एक इनपुट ऐड कर सकता हूँ। जरूर। वो पूरा जो सेंटेंस है मुकुल भाई, वो ये है कि इट इज सिंपल बट नॉट इजी। A price has to be paid. The self-centeredness has to be smashed totally. बिल साहब के बिल स्टोरी में ये लाइन है कि ये कार्यक्रम बहुत सादा सरल है मगर आसान नहीं है। इसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है और वो कीमत है कि मेरा सेल्फ सेंटर्डनेस को पूर्णतः नष्ट करना पड़ेगा। और ये नष्ट करना ये कष्टदायक प्रक्रिया है, पेनफुल है, और पेन इज द टचस्टोन टू रिकवरी। नो पेन नो गेन। हमको अल्कोहलिज्म में पेन नहीं हुआ, रिकवरी में पेन उठाना पड़ता है, और वो पेन उठाने के लिए आदमी तैयार नहीं होता है क्योंकि उसमें वो साहस नहीं होता है, साहस की कमतरता होती है। लाइफ हैज टू बी बेस्ड ऑन लाइफ टर्म्स। मैं नहीं कर पाया था, कई सालों तक मैं इस बात को नहीं कर पाया और उसके कारण मैंने बहुत गोते खाए। हार्ड इसलिए है कि साधा अगर उदाहरण दूं मैं, तो अगर किसी को जख्म हो गई है तो कोई भी बोलेगा अरे जा डॉक्टर के पास में जा, बहुत सरल है, डॉक्टर पट्टी उट्टी बंधा देगा, सब ठीक हो जाएगा। मगर जब वो जाता है तब वो डॉक्टर जब स्पिरिट से साफ करता है, वो जो पेन होता है, फिर वो बोलता है घाव तो गहरा है, इसको स्टिच मारना पड़ेगा। फिर स्टिचेस लगाता है, फिर उसको पट्टी बांध के हाथ को लटका देता है, बोलता है अब इसको 15-20 दिन जब तक टाके नहीं निकलते इसको पानी उदे कुछ लगने मत दो। अब एक हाथ लटका हुआ है, अब मेरे को कोई भी काम के लिए ना शर्ट बराबर पहन सकता हूँ, ना पैंट बराबर पहन सकता हूँ, ना खाना खा सकता हूँ। कितना पेनफुल है ये। तो रिकवरी पेनफुल है और इसीलिए बोला गया है पेनस्टेकिंगली वी आर अवेयर ऑफ दिस फेज ऑफ आवर रिकवरी। जहाँ पे लकी साहब ने 7वें कदम के बाद में कहा कि अभी बिग बुक और 12x12 में वो फर्क दिया है कि यहाँ पे हम मैनहुड में परिवर्तित होते हैं, हमें एक समझदारी में आते हैं, हम ग्रो अप हो जाते हैं, और वो बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी मुकुल जी, शायद हम लोग आपका समाधान कर पाए। जी कुंवर भाई आगे। जी, आशा करता हूँ कि मुकुल भाई आपको आपके प्रश्नों के जवाब मिल चुके होंगे। दीपक यश भाई, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि और एक 5-7 मिनट थोड़ा सा लेट हो रहा है, थोड़ा गुजारिश कर दीजिए कि थोड़ा बियर करे सब लोग। जी जी मैं आगे बढ़ूं और भाई। जी 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 थैंक यू कोर भाई, थैंक यू आश्विन भाई। सब भाइयों को नमस्कार, मेरा नाम दीपक और मैं एक शराबी हूँ। मैंने भी आज के दिन शराब नहीं पिया हूँ। और तो सबसे पहले तो लक्की भाई को बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सुनता हूँ मैं, कुछ मेंबर का शेयरिंग बहुत सुनता हूँ, उसमें एक लक्की भाई भी है। भाई का शेयरिंग मैंने बहुत ऑडियो शेयरिंग से भी मांग के सुनता हूँ और बहुत आइडेंटिफिकेशन मिलता है और एक राह मिलता है। अभी मैं टाइम ज्यादा नहीं लेते हुए भाई मैं सीधे क्वेश्चन में जा रहा हूँ। ऐसा हम लोग का नेपाल में ये का फेलोशिप बहुत छोटा है और यहाँ हम लोग का क्या है कि जब हम लोग स्टेप कराने लगते हैं तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि 1 2 3 कराते नहीं है। मीटिंग आ गया ना तो बंदा का बोलते हैं 1 2 3 हो गया। और जब मैं इंडियन मीटिंग में बैठ के फिर ओल्ड टाइमर को सुनता हूँ और ऑडियो वगैरह सुनता हूँ तो चारों तरफ ओल्ड टाइमर भी वही शेयर करते हैं और
कि हम लोग का रिकवरी का मेन फाउंडेशन ही स्टेप 3 है, बोलते हैं। जी ये कॉन्फ्यूज हो रहा है, तो थोड़ा लकी भाई इसमें मुझे क्लियर कर देंगे तो आभारी रहूंगा भाई। थैंक यू भाई। कैसे है, आप देखेंगे तो एक समूहों के कैरेक्टर भी अलग अलग, जैसे जैसे वो समूह का फाउंडर होगा ना, वैसे समूह का कैरेक्टर बन जाता है। अगर समूह का फाउंडर थोड़ा सा टीचर टाइप का इंसान हो, जैसे अपने हैरी मथायस थे जिनको पहले इंडिया में मैसेज मिला था, वो पेशे से टीचर थे। बहुत जगह में जैसे ग्रुप के फाउंडर की विचारधारा वो ग्रुप में चलती है, लेकिन आज के वक्त में, इनफैक्ट मैं थोड़ा सा अपने भारत और नेपाल का इतिहास कनेक्टेड ही है हमारा। हम 1980 तक तो हमारे पास खुद की बिग बुक नहीं थी, कोई हिंदी में नहीं थी, कोई मराठी में बिग बुक नहीं थी हमारे पास। अंग्रेजी की बिग बुक एक इम्पोर्टेड आती थी, वो कहीं कहीं पता नहीं घूमती थी। तो ऐसे में जानकारी ही नहीं थी, लिटरेचर का अभाव था। तो ऐसे में लोगों ने बोल के चौथे कदम लेना और बाकी कदमों पे विचार कर लेना, संक्षिप्त में उतना भी काफी माना जाता था। उसके साथ साथ देखिए तो लिटरेसी कहाँ थी हमारे पास। लिटरेसी तो हमारी 90 के बाद कंप्यूटर आया तब जा करके हम बड़ी तेजी से, हर स्टेट लिटरेट हो रहा है कि कोई ना कोई भाषा हर व्यक्ति पढ़ ही लेता है। तो आज का जो दौर है, आज का दौर जागरूकता से, हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसके पास मोबाइल है, उसके अंदर सारा कुछ मुहैया हो जाता है, बहुत सारा लिटरेचर ट्रांसलेटेड है, प्रिंटेड है। तो जब ये सुविधा उत्पन्न हो गई है तो एडवांटेज है। क्योंकि हम जो पुरानी फेलोशिप थी ना, उसको बोलते थे फेथ बेस्ड रिकवरी है। ये बंदे की श्रद्धा है ओल्ड टाइमर पे, और ओल्ड टाइमर ने इसको बोला ये कर, इसकी एक एक प्रोग्राम पे इतनी श्रद्धा है, श्रद्धा इतनी बड़ी है कि उसकी किसी तत्व के बारे में उसकी समझ की कमतरता वो श्रद्धा के आगे महसूस ही नहीं होती। तो उसको फेथ बेस्ड रिकवरी बोलते हैं भाई, श्रद्धा के बेस पे रिकवरी है। शायद कोई उसको अंधश्रद्धा भी बोल दे, लेकिन रिकवरियां हुई हैं तभी तो आज हम आपस में बात कर रहे हैं। टिका ना, बिना बिना मराठी बिग बुक के भी टिका, बिना हिंदी बिना बांग्ला बिग बुक के। पंजाबी बिग बुक कितने सालों के बाद आई, कई बिग बुक मेरे ट्रस्टी होते हुए हमने ट्रांसलेट कराई, और अभी भी कितनी भाषाओं में बाकी है। तो मुद्दा मेरे दोस्त ये है कि जैसे ही हमारे पास अवेलेबिलिटी हो, हमने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन में जाना चाहिए। और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मेरे पास बिग बुक और 12x12। इसके अलावा बाकी बोली हुई चीजें सेकेंड हैंड हो गई। उसमें अगर लकी ने बोला तो थोड़ा लकी का मसाला आ जाएगा, अश्विन ने बोला तो अश्विन का मोड़ आ जाएगा, कोई वो थोड़ा सा करप्ट हो जाएगा। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन पे मत डिपेंड करो भाई, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लो। जो बिल में लिखा है, जो समूह ने किताब के रूप में प्रकाशित किया है, उसको खुद पढ़ो और बाद में समझो, गहरा चलेगा। और तो और मैंने मैंने मेरा अनुभव ये बोलता है कि किताब पे लिखी हुई लाइनों के साथ जब मैं अपने अनुभव जोड़ता हूँ तो वो लाइनें मेरी हो जाती है, फिर वो किताब की नहीं रहती। कोई एक लाइन किसी स्टेप की पढ़ लो, एक पैरा पढ़ लो, और उस पैराग्राफ के साथ अपना विचार जोड़ लो, अपना अनुभव जोड़ लो, अपने ख्याल जोड़ लो, अपने सपने जोड़ लो। देखो वो कैसे होती है आपकी। और यही तो हमारा जर्नी है ना, कि वो ए से मैं ए बन जाता हूँ। तो मैं ए कैसे बनता हूँ? मैं ए हर लाइन के साथ अपने अनुभव जोड़ते 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 बन जाता हूँ, और इसी को हम ग्रोथ बोलते हैं। सो नाउ इज द इंफॉर्मेशन एज। अभी तो पढ़ो, चर्चा करें, और बाद में फिर इसको समझते जाओ और जुड़ते जाओ। फिर कोई आपसे वो लाइनें ले ही नहीं जाएगा। कई लोगों को शायद ये महसूस होता होगा कि यार ये ओल्ड टाइमर्स को इतना याद कैसे रहता है। मैं भी जब नया आया था और मैं जब
हमारे दिग्गजों को सुनता था ना, तो बाप रे बाप, पसीने छूट जाते थे। पैरा, लाइन, फुल स्टॉप, कॉमा, ये क्या 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 याददाश्त है इसकी। आज महसूस होता है वो याददाश्त नहीं है। हो सकता है हम साले लाखों मंदबुद्धि लोगों में से किसी एक आधे की याददाश्त तेज हो, लेकिन हमें प्यार सभी में है, तो प्यार भी ऐसे ही झलकता है। पढ़ो और अनुभव जरूर जोड़ो, एक आधा अनुभव जरूर जोड़ो। जैसे प्रोग्राम इज सिंपल बट नॉट इजी, एक अनुभव जोड़ ले मेरे दोस्त, तो जिंदगी भर ये लाइन को नहीं भूल पाएगा। सेल्फ सेंटर्डनेस की प्राइस देनी पड़ेगी। सेल्फ सेंटर्डनेस को कहाँ कहाँ रखा है और कैसे मेरी जिंदगी को मैंने अनमैनेजेबल कर दिया, नहीं भूल पाएगा, कभी नहीं भूल पाएगा। सो आई थिंक दैट्स इट। ओके, ग्रेट। जी भाई, थैंक यू। जी धन्यवाद लकी भाई। दीपक यस भाई, मैं आशा करता हूँ कि आप संतुष्ट हो चुके होंगे। जिम्मी भाई कल कल फिर से है, और अभी थोड़ा सा उनको रेस्ट भी करने दीजिए, उनका थायराइड का ऑपरेशन हुआ है। ओके, तो मीटिंग समापन को लाओ। तय समय से हम कुछ आगे जा चुके हैं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अश्विन जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप संक्षेप में आज के हमारे गेस्ट स्पीकर का आभार व्यक्त करेंगे। मैं करने के बजाय संजय भाई आप आभार व्यक्त करें, और संजय भाई थोड़ा सा हमारे मीटिंग्स के बारे में भी बताएं संक्षेप में। अपना कुंवर भाई, एक चीज बोलना चाहता हूँ। दिलीप भाई कुछ बोलना चाहते थे, एक बार उनको पूछ लीजिए क्या बोलना चाहते थे। तो अश्विनी नहीं कोई अश्विन भाई, आप क्या अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल देंगे? चैट बॉक्स में अपना नंबर। हाँ, डाल दूंगा। हमारे संजय भाई जरा सामने आ जाइए। जी, संजय भाई, माइक बंद कर दीजिए। संजय भाई थोड़ा सामने आके प्लीज इनके लिए रिकॉर्डिंग स्टॉप करवा दीजिए।